नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम शिक्षण तकनीकी या एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिडनी प्रेसे ने 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। देखो सीधी सी बात है कि सिडनी प्रेसी ने 1926 में अमेरिका के ओहियो में सर्वप्रथम शिक्षण जो मशीन है इसका क्या किया, प्रयोग किया। इसके बाद में देखो 1954 में B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम लर्निंग का क्या किया, प्रयोग किया। इसके बाद में इंग्लैंड में 1967 में ब्राथोमोर जोन्स ने शैक्षिक तकनीक शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। इंग्लैंड में 1967 में ब्राथोमोर जोन्स ने शैक्षिक जो तकनीक है शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। इसके बाद में भारत में 1966 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई। भारत में 1966 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके बाद में देखो 1984 में NCERT ने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की क्या की, स्थापना की। कब की? 1984 में। किसने की? NCERT ने। किसकी स्थापना की? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोटेशन है, शिव के मित्रा का कोटेशन है कि शैक्षिक तकनीक वह विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाता है। शिव के मित्रा ने क्या बताया कि शैक्षिक तकनीक वह विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक जो उद्देश्य है उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देखो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है इसमें 3 वर्ड हैं, एक है शिक्षण तकनीक, अनुदेशन तकनीक और व्यवहार तकनीक। देखो सबसे पहले शिक्षण जो तकनीक है ये किसने दी? हार्बर्ट, मॉरिसन और हंट ने दी। अनुदेशन जो तकनीक है इसमें ब्रूनर, आशुबोल, ग्लेजर और स्किनर आते हैं। और जो व्यवहार जो तकनीक है इसमें स्किनर, फ्लेंडर और ओवर आते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो शिक्षण जो तकनीक है इसमें ज्ञान है, भाव है, क्रिया है। शिक्षण जो तकनीक है इसमें क्या है, ज्ञान, भाव और क्रिया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों पे जोर दिया जाता है। जबकि अनुदेशन जो तकनीक है ये इसमें ज्ञान जो पक्ष है ना उस पर जोर दिया जाता है। जबकि जो व्यवहार जो तकनीक है इसमें क्रियात्मक जो पक्ष है उस पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि लुम्सडेन को शैक्षिक तकनीक जो वर्गीकरण है उसने 3 प्रकार से बताया। लुम्सडेन ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी का क्या किया, वर्गीकरण किया और उसके कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। एक तो हार्डवेयर बताया, कठोर तकनीकी बताया, एक होता है सॉफ्टवेयर बताया जिसको मृदु तकनीक कहते हैं, एक है प्रणाली उपागम जिसको देखो लुम्सडेन ने जो वर्गीकरण बताया हार्डवेयर जो तकनीक है कठोर, जो इसको ET फर्स्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जो तकनीक है कोमल, इसको ET सेकंड कहते हैं। जो प्रणाली जो उपागम है इसको ET थर्ड के नाम से उन्होंने बताया। देखो हार्डवेयर जो उपागम है जिसको ET फर्स्ट भी बोलते हैं, कठोर तकनीक है, इस उपागम को सिल्वरमैन ने सापेक्ष तकनीक कहा। देखो हार्डवेयर जो उपागम है जिसको ET फर्स्ट भी कहते हैं, इस उपागम को सिल्वरमैन ने क्या तकनीक, कौन सी तकनीक कहा, सापेक्षिक तकनीक कहा। यह जो हार्डवेयर जो उपागम है ये भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। कठोर जो तकनीकी है भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का जो सिद्धांत है इस पर क्या है, आधारित है। यह उपागम शिक्षण मशीनों, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। कठोर जो उपागम जो ना ये शिक्षण मशीनों और शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसके प्रयोग पर क्या देता है, बल देता है। यह उपागम ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। देखो कठोर जो उपागम है या हार्ड जो तकनीक है ये ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है। यह उत्पाद पर बल देता है, अतः इसको उत्पादजन्य उपागम भी कहते हैं। जो कठोर तकनीकी है ना ये उत्पाद पर बल देता है, प्रोडक्ट पे बल देता है, इसलिए इसको उत्पादजन्य तकनीक भी कहते हैं। इसके बाद में देखो हार्डवेयर उपागम की बात करते हैं। इसमें 3 कार्य सम्मिलित किए गए। हार्डवेयर जो उपागम है इसमें 3 कार्य सम्मिलित किए गए। कौन कौन से? पहला है ज्ञान को संचित करना, दूसरा है ज्ञान का विस्तारण करना, तीसरा है ज्ञान का प्रसारण करना। हार्डवेयर जो तकनीक है इसमें 3 बातों को सम्मिलित किया गया है, ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का विस्तारण करना और ज्ञान का प्रसारण करना। इसके बाद में देखो हार्डवेयर जो तकनीक है इस उपागम में एक साथ बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। कठोर जो तकनीक होती है ना जिसको ET फर्स्ट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा सकती है। यह पत्राचार व मुक्त विश्वविद्यालय जो है ना उसमें उपयोगी है। जो कठोर जो तकनीक है जिसको हार्डवेयर उपागम भी कहते हैं ये
पत्राचार में जैसे घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना, और मुक्त जो विद्यालय है उनमें क्या होती है, मुक्त जो विश्वविद्यालय उसमें क्या होती है, उपयोगी होते हैं। इसके बाद में देखो हार्डवेयर जो उपागम है इसमें सामग्री क्या है, वो कैसी होनी चाहिए, मूर्त होनी चाहिए। सामग्री कैसी होनी चाहिए, मूर्त होती है। जैसे ऑडियो हो गया, हार्डवेयर उपागम कौन कौन सी सामग्री है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिम्बाफोन हो गया। इसके अलावा देखो विजिबल कौन सी, विजिबल सामग्री कौन सी है, ये तो ऑडियो सामग्री हो गई। विजिबल में श्यामपट हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, OHP हो गया, एडियास डायस्कोप हो गया, जादू की लालटेन हो गया। ये कैसी है, विजिबल सामग्री है हार्डवेयर उपागम के तहत। और देखो टीवी हो गया, VCD हो गया, VCR हो गया, CCTV हो गया, ये जो है ना ऑडियो विजिबल डिवाइस है हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत। देखो यहाँ पे सूचना पटल और फलालन जो बोर्ड है ना, ये लिखित सूचना मिलती है यहाँ पे, तो ये सॉफ्टवेयर तकनीक है। सूचना पटल और फलालन जो बोर्ड है ये कैसा, सॉफ्टवेयर में आता है, कहने का मतलब ये कैसा है, सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर उपागम या अप्रोच। देखो सॉफ्टवेयर जो उपागम या अप्रोच जो है ना किसने दी, यह आर्थर मिल्टन ने दी। इसने सॉफ्टवेयर उपागम के उदय के लिए स्किनर तथा व्यवहारवादी को उत्तरदायी माना। देखो आर्थर जो मिल्टन है ना, इन्होंने सॉफ्टवेयर जो उपागम है इसके उदय के लिए किसको जिम्मेदार माना, स्किनर को माना, और व्यवहारवादी जो है ना उनको माना। देखो सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर जो उपागम है उसको सृजनात्मक तकनीक, कंस्ट्रक्टिव जो टेक्निक भी कहा है ना। ये जो उपागम है, मृदु जो उपागम है, सॉफ्टवेयर जो उपागम है, इसको प्रक्रियाजन्य उपागम भी कहते हैं, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। जैसे शिक्षण अधिगम, जो शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। कोई आपसे पूछ ले कि मृदु उपागम जो है ना ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इस उपागम में मशीनों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, किस पे, अभिक्रमित अनुदेशन पे बल दिया जाता है, शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है। मृदु उपागम की अपन बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निक है ना, शिक्षण युक्तियों पर बल दिया जाता है, सीखना व सिखाने पर बल दिया जाता है, मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, पुनर्बलन पर बल दिया जाता है, कार्य या विश्लेषण पर बल दिया जाता है, उद्देश्यों को लिखने की जो विधियां हैं उस पर बल दिया जाता है, अनुदेशन जो तकनीक है उस पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस उपागम जो ना मृदु जो उपागम है इसमें इनपुट और आउटपुट और प्रोसेस तीनों का प्रयोग होता है। मृदु जो उपागम है इसमें किस किस का उपयोग होता है, इनपुट का, आउटपुट का और प्रोसेस का, तीनों का क्या होता है, उपयोग होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में सामग्री मूर्त व अमूर्त दोनों रूप में हो सकती है। देखो जब अपन ने कठोर पढ़ा था ना, कठोर उपागम, उसमें सामग्री कैसी होनी चाहिए, केवल मूर्त होनी चाहिए, अमूर्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर में सामग्री जो मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में होती है। देखो सॉफ्टवेयर जो उपागम है ये बालक के लिए सीमाओं तथा उद्देश्यों का क्या करता है, वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर जो उपागम है ये बालक के लिए सीमाओं तथा उद्देश्यों का क्या करता है, वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर जो उपागम है, देखो सॉफ्टवेयर जो उपागम है इसकी सामग्री का अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर उपागम में देखो चार्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, एक प्रक्षेपित प्रदर्शन हो गए और त्रिआयामी। देखो सॉफ्टवेयर में एक तो चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, पोस्टर हो गए, ये कैसी है, सॉफ्टवेयर उपागम है ग्राफिक्स में। और स्लाइड हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, सॉफ्टवेयर उपागम है। जैसे मॉडल हो गया, वास्तविक वस्तु हो गई, ये कैसे हैं, सॉफ्टवेयर उपागम है ना। इसके अलावा देखो ग्राफिक्स में देखो पोस्टर हो गया, पुस्तकें हो गई, अनुवादिनी हो गई है ना। और इसके अलावा चौक संबंधी कार्य होंगे, सूचना पट पर लिखी, सूचना पट और फलालन पर लिखी गई सूचना है ना, वो भी क्या होती है, सॉफ्टवेयर उपागम में आती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जो उपागम है, हार्डवेयर जो उपागम है, हार्डवेयर उपागम की उपादेयता, उपागम की उपयोगिता, जो हार्डवेयर जो उपागम है इसकी क्या उपयोगिता है। देखो शैक्षिक वातावरण के निर्माण में ये क्या करता है, सहायक होता है, बच्चों को क्रियाशील बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने में जो ना ये जो उपागम है कठोर उपागम, ये सहायक होता है। विषय वस्तु को रोचक, स्पष्ट और बोधगम्य जो बनाया जा सकता है इसके द्वारा। जिज्ञासा उत्पन्न करने में है ना कौन से उपागम को काम में लिया जाता है, कठोर उपागम को। बहु इंद्रियों का इसमें उपयोग क्या होता है, किसका उपयोग होता है, बहु इंद्रियों का इसमें उपयोग होता है।
तो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रणाली उपागम, जिसको सिस्टम ऑफ अप्रोच बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। सबसे पहले इसके जो प्रतिपादक है बर्थार्ट, अनविन, निर्क और चाइल्ड है। प्रणाली उपागम के प्रतिपादक कौन है? बर्थार्ट, अनविन, निर्क व चाइल्ड है। देखो जैसे इसे शैक्षिक तकनीक थर्ड भी कहा जाता है। प्रणाली जो उपागम है इसको किस नाम से जाना जाता है? शैक्षिक तकनीकी थर्ड बोलते हैं, क्योंकि यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का क्या होती है? मिश्रण होती है। बात करते हैं अनविन ने क्या बताया कि प्रणाली उपागम विभिन्न अंगों का वह योग है जो स्वतंत्र व सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर आधारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अनविन ने क्या परिभाषा दी कि प्रणाली उपागम क्या है? विभिन्न अंगों का वह योग है जो स्वतंत्र और सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर आधारित जो वांछित जो उद्देश्य है उनको क्या करता है? प्राप्त करता है। अब यहाँ पे एक बराटी की परिभाषा आती है। बराटी की क्या परिभाषा है? किसी समस्या के विश्लेषण एवं समाधान हेतु एक क्रमिक जो व्यवस्था है उसे अपन प्रणाली उपागम कहते हैं। बराटी क्या कहता है कि कोई भी समस्या है उसके विश्लेषण और समाधान के लिए एक जो क्रमिक जो व्यवस्था होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रणाली उपागम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैशो और मिचेन की परिभाषा। कैशो और मिचेन की परिभाषा। कैशो और मिचेन ने क्या परिभाषा दी कि प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली तथा बुद्धि युक्त विधि की खोज करना है। देखो बिल्कुल कैशो और मिचेन की क्या परिभाषा है कि प्रणाली उपागम क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली और बुद्धि युक्त जो विधि की खोज करना ही क्या है? शैक्षिक प्रणाली उपागम है। देखो बिल्कुल आसान शब्दों में कैशो और मिचेन की परिभाषा को अपन समझते हैं। देखो कैशो और मिचेन की परिभाषा क्या है कि प्रणाली उपागम क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली तथा बुद्धि युक्त विधि की क्या करना है? खोज करना है। तो ये शैक्षिक तकनीक बताया कैशो और मिचेन ने। देखो जलालुद्दीन की एक परिभाषा है। जलालुद्दीन की परिभाषा क्या कहती है कि प्रणाली उपागम एक गतिशील, जटिल, एकीकृत और समग्र तत्वों का संगठन है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि प्राप्त करने में क्या करता है? योगदान करता है। जलालुद्दीन क्या कहता है? शैक्षिक तकनीक क्या है जलालुद्दीन के अनुसार? देखो प्रणाली उपागम एक गतिशील, जटिल, एकीकृत और समग्र तत्वों का एक ऐसा संगठन है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि प्राप्त करने में क्या करता है? योगदान देता है। इसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम अप्रोच। जो प्रणाली जो उपागम है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रणाली जो उपागम है ना, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर क्या है? आधारित है। प्रणाली उपागम किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। यह समग्रता पर बल देती है। प्रणाली उपागम किस पर बल देती है? समग्रता पर बल देती है। प्रणाली जो उपागम है जिसके सभी जो तत्व है परस्पर संगठित और अंतर संबंधित होते हैं, इस कारण इसका जो विकास है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान होता है। प्रणाली जो उपागम होते हैं ना, इसके जितने भी तत्व होते हैं परस्पर संगठित होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं, इस कारण इसका विकास कब होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय होता है। यह जो प्रणाली जो उपागम है बाल केंद्रित और समस्या केंद्रित उपागम है। जो प्रणाली उपागम कैसा है? बाल केंद्रित है और कैसा है? समस्या केंद्रित है। देखो यह शिक्षा को सक्रिय उत्पादन प्रणाली का स्थान देता है। जो प्रणाली जो उपागम है ये शिक्षा को क्या बताता है? शिक्षा को एक सक्रिय उत्पादन प्रणाली का स्थान देता है। शिक्षा को सक्रिय प्रणाली का स्थान देता है। देखो प्रणाली जो उपागम है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गत्यात्मक। इसके निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। प्रणाली जो उपागम होता है ना, इसके निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। इसका जो आधार है गणित और विज्ञान है। प्रणाली उपागम का आधार क्या है? गणित और विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह अनुदेशन के नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। जो प्रणाली जो उपागम है ना, यह अनुदेशन के नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन प्रणाली पर क्या है? आधारित है। देखो यह है ना, प्रणाली जो उपागम है ना, ये मिलजुल कर कार्य करने पर क्या करती है? बल देता है। प्रणाली जो उपागम है ये मिलजुल कर कार्य करने पर बल देता है। इसके चार दीवारी छोटी होती है। इसकी जो चार दीवारी है वो क्या होती है? छोटी है। उसमें दो उप प्रणालियाँ होती है। प्रणाली उपागम जो है इसमें दो उप प्रणालियाँ होती हैं। एक तो होती है बंद प्रणाली, एक होती है खुली प्रणाली। देखो बंद प्रणाली तो क्या होती है? देखो बंद प्रणाली क्या होती है? इसमें परिवेश के साथ साथ
कोई अंत्यक्रिया नहीं होती। इसमें परिवेश के साथ कोई अंत्यक्रिया नहीं होती। बंद प्रणाली में परिवेश के साथ कोई अंत्यक्रिया नहीं होती, जबकि जो खुली प्रणाली है इसमें वातावरण के साथ क्या होती है, अंत्यक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बंद जो प्रणाली है ये स्वतंत्र होती है, आत्मनिर्भर होती है, स्थिर होती है और यांत्रिक होती है। बंद जो प्रणाली है वो कैसी होती है, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, स्थिर और यांत्रिक होती है, जबकि खुली जो प्रणाली है वो गत्यात्मक होती है और पृष्ठ पोषण से युक्त होती है। खुली प्रणाली कैसी होती है, गत्यात्मक होती है और पृष्ठ पोषण से युक्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रणाली उपागम के तत्व। नेक्स्ट बात करते हैं प्रणाली उपागम के तत्व। इसमें सबसे पहले है इनपुट, उसके बाद में है प्रक्रिया, उसके बाद में आउटपुट, फिर बाद में है परिवेश। तो देखो प्रणाली उपागम के तत्वों की बात करें, सबसे पहले इनपुट में क्या होता है, इनपुट में क्या होता है, शिक्षक व छात्र के मध्य वो होने वाली जो अंतर्क्रिया है वो इनपुट में आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें विषय वस्तु व पाठ्यचर्या आती है। इनपुट में क्या आती है, विषय वस्तु आती है और पाठ्यचर्या आती है। इसके बाद में देखो प्रक्रिया में क्या आता है, सभी मानसिक क्रिया शिक्षण विधियाँ आती हैं जिनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। देखो प्रक्रिया में क्या आती है, सभी मानसिक और शिक्षण विधियाँ आती हैं जिनके द्वारा क्या करती है, व्यवहार को परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट जिसको पर्दा भी बोलते हैं। अदा का जो रूप बदल जाता है या उत्पादन हो जाता है उसे आउटपुट बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं परिणाम जो होता है ना वो पर्दा होता है या आउटपुट होता है। परिवेश क्या होता है, इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट। परिवेश क्या होता है, इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट। जहाँ प्रणाली कार्य करती है, समन्वय करती है, वह वातावरण आता है। परिवेश क्या होता है, जहाँ पे प्रणाली कार्य करती है, समन्वित करती है और वातावरण। देखो सीधी सी बात है कि परिवेश क्या है, परिवेश इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब जहाँ पे प्रणाली कार्य करती है, समन्वित करती है और वातावरण, जहाँ प्रणाली कार्य करती है और समन्वित करती है, वो जो वातावरण होता है ना उसी को अपन क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो प्रोसेस और परिवेश। देखो प्रोसेस तो क्या होता है, जैसे अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ हो गई, विधियाँ हो गई, व्यू रचनाएँ होंगी। परिवेश क्या है, जैसे विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो गया, है ना। इसके बाद में प्रणाली उपागम है ना, इसके सोपानों की अपन बात करते हैं। प्रणाली उपागम के कितने सोपान है, 4 सोपान है। सबसे पहला सोपान है प्रणाली विश्लेषण। देखो सबसे पहला सोपान कौन सा है, प्रणाली विश्लेषण। जीव विज्ञान से लिया गया शब्द। जब प्रणाली जो विश्लेषण है ये कहाँ से लिया गया है, जीव विज्ञान से लिया गया शब्द है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रणाली के तत्व, कार्य, विधियों तथा आवश्यकताओं की पहचान तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, प्रणाली जो विश्लेषण है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रणाली के तत्व हो गए, कार्य हो गई, विधियाँ हो गई और आवश्यकताएं हैं, उनकी पहचान और उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। देखो ये जो विश्लेषण होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट के संदर्भ में किया जाता है। प्रणाली विश्लेषण में ये जो विश्लेषण किया जाता है ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट और परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। देखो इसमें यह भी देखा जाता है कि प्रणाली किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है, मतलब इसमें यह भी देखा जाता है कि जो प्रणाली है किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। देखो इसके बाद में है प्रणाली की संरचना व विकास। प्रणाली की संरचना जैसे वो पद संश्लेषण की अवस्था है, ये जो है ना पद संश्लेषण की क्या है, अवस्था है। इसमें क्या होता है, प्रणाली के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु व शिक्षण विधियों का चयन तथा योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं प्रणाली की संरचना, प्रणाली संचालन व मूल्यांकन। प्रणाली का संचालन करते हुए देखा जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई। प्रणाली का संचालन और मूल्यांकन में क्या होता है, प्रणाली का संचालन करते हुए देखा जाता है कि उद्देश्यों की जो प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई। यह पृष्ठ पोषण या फीडबैक का संचालन इसमें क्या होता है, तथा इसमें पृष्ठ पोषण या फीडबैक का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रणाली नियंत्रण। इसमें क्या होता है, इसमें निरीक्षण किया जाता है तथा उपयोगिता की जांच की जाती है। प्रणाली नियंत्रण में क्या होता है, इसमें निरीक्षण किया जाता है तथा उपयोगिता की क्या की जाती है, जांच किया। प्रणाली उपागम से संबंधित जो पद हैं, प्रणाली अभियांत्रिकी हो गई, प्रणाली विश्लेषण हो गया, ऑपरेशनल शोध हो गया, इसका ये हो गई, है ना। इसके बाद में प्रणाली उपागम के जलालुद्दीन ने कितने सोपान बताए हैं, 6 सोपान बताए। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें क्या होता है, प्रणाली के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार का पता, पूर्वानुमान लगाना, ये पूर्व ज्ञान का पता लगाना, ये दूसरा सोपान है। तीसरा है
प्रणाली का प्रारूप विकसित करना, ये तीसरा सोपान है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुदेशन संबंधी जो कार्य है उनका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात है कि विधियों, व्यूह रचनाओं, अनुदेशन सामग्री, माध्यम, विषय वस्तु तथा अधिगम अंगों का चयन, आयोजन तथा प्रणाली के तत्वों का कार्य विभाजन किया जाता है इसमें, है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रणाली का क्रियान्वयन। प्रणाली का जो क्रियान्वयन है यह वास्तविक कार्य अवस्था है और योजना को इसमें लागू किया जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रणाली का मूल्यांकन। प्रणाली का जो मूल्यांकन है उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच के लिए किया जाता है। प्रणाली का मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, उद्देश्यों की जांच के लिए। नेक्स्ट है प्रणाली सुधार या उन्नयन, ये सुधार प्रक्रिया है। देखो प्रणाली उपागम के पद क्या क्या हैं, इसमें 8 पद बताए गए हैं। प्रणाली उपागम के कितने पद बताए गए, 8 पद। पहले उद्देश्यों का निर्धारण व उनको लिखना, पहला पद। दूसरा है पूर्व ज्ञान व योग्यता का मूल्यांकन करना, दूसरा पद। तीसरा है रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना, ये प्रणाली उपागम का तीसरा पद है। शिक्षण विधियों के अनुसार माध्यम का चयन करना, ये चौथा पद है। शिक्षक व छात्र के कार्यों का निर्धारण करना, ये 5वां पद है। इसके अलावा देखो इसमें क्या है कि प्रणाली का संश्लेषण व क्रियान्वयन करना, ये 6ठा पद है। लास्ट में मूल्यांकन करना, फिर 8वां है प्रणाली में सुधार और परिमार्जन करना, और उसके बाद में प्रणाली जो उपागम है इसकी उपयोगिता क्या है या उपादेयता क्या है। प्रभावशाली योजना बनाने में ये काम आता है। प्रशासकीय जो प्रबंधन है और नियंत्रण में ये काम आता है प्रणाली उपागम। व्यक्तिगत जो निर्माण है उसमें भी प्रणाली उपागम उपयोगी है। अनुदेशन जो सामग्री है उसके निर्माण में भी प्रणाली उपागम महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में भी प्रणाली उपागम उपयोगी है। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था करने में भी जो प्रणाली उपागम है वो उपयोगी है। शिक्षण जो प्रशिक्षण है उसमें भी ये उपयोगी है। देखो प्रणाली उपागम की कुछ कमियां हैं कि प्रणाली जो उपागम है एक पक्षीय है, केवल शिक्षण प्रशिक्षण पर ही बल देता है। दूसरा है समय अधिक लगता है इसमें प्रणाली उपागम। ये महंगा उपागम है। कैसा उपागम है, महंगा उपागम है। इसके द्वारा प्रयोग नहीं, प्रत्येक द्वारा प्रयोग नहीं, क्योंकि प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रत्येक जो है ना इसके द्वारा प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्रशिक्षण आवश्यक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।